हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 23 और 24 ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कॉक्सर ब्रिज? जो कॉक्सर ब्रिज है इसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये जो कॉक्सर ब्रिज है ये है कहाँ पे? ये है कारगिल में। कहाँ पे है ये? कारगिल के अंदर है कॉक्सर ब्रिज। तो इसका नाम रखा गया है जो कारगिल के शहीद रह चुके हैं कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम से। तो इसका नाम क्या रखा है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु। नाम क्या है? कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु, राइट। नेक्स्ट है, हु हैज बीन क्राउन्ड एज फेमिना मिस वर्ल्ड 2024 इन मुंबई? मुंबई के अंदर रिसेंटली हुआ था मिस इंडिया वर्ल्ड 2024। तो यहाँ पे जो मिस वर्ल्ड बनेगी, इंडिया वर्ल्ड बनेगी, तो वो इंडिया को जाकर आगे इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो अब मिस इंडिया वर्ल्ड कौन बनी है? मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है निकिता पोरवाल। कौन बनी है? निकिता पोरवाल। टोटल 4 ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4 ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। एक होता है मिस यूनिवर्स, दूसरा होता है मिस वर्ल्ड, थर्ड होता है मिस इंटरनेशनल और एक होता है मिस अर्थ। तो ये 4 ब्यूटी पैजेंट्स होते हैं। इससे पहले हमने एक नाम पढ़ा था मिस इंडिया यूनिवर्स का। तो मिस इंडिया यूनिवर्स कौन बनी थी? वो बनी थी रिया सिंघा। तो इनका जो कंपटीशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था राजस्थान जयपुर के अंदर। राजस्थान जयपुर में ये हुआ था। तो उसमें मिस इंडिया यूनिवर्स बनी थी रिया सिंघा। अब ये मिस यूनिवर्स के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। और जो निकिता पोरवाल है ये बनी है मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 और ये मिस वर्ल्ड में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी अब, राइट। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट कोल कंपनी टू ओपन 4 अमृत फार्मेसीज। 4 अमृत फार्मेसीज जो है ये ओपन करी है एक कोल कंपनी ने। तो कौन सी कोल कंपनी है? अमृत फार्मेसी क्या होती है? अमृत फार्मेसी के अंदर जो दवाइयां होती है, जैसे कोई सर्जरी हो रही है उसमें कोई इम्प्लांट जो डाल रहे हैं या कोई नॉर्मल दवाइयां हम ले रहे हैं, तो इसमें वो जो दवाइयां है वो कंसेशनल प्राइसेस पे मिलती है। कहाँ पे? अमृत फार्मेसीज के अंदर। तो पहली कोल कंपनी कौन सी बनी है जिसने 4 अमृत फार्मेसीज शुरू करी है? तो उसका नाम है SECL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। तो इसने ओपन करी है 4 अमृत फार्मेसीज। अभी रिसेंटली 206th अमृत फार्मेसी जो है उसकी इनॉग्रेशन करी गई है, राइट। अमृत की फुल फॉर्म क्या है? अमृत की फुल फॉर्म है अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट्स फॉर ट्रीटमेंट। तो किसने ये शुरू करी है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, जो कि एक छत्तीसगढ़ बेस्ड सब्सिडियरी है कोल इंडिया की, राइट। तो अमृत फार्मेसी ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इसको लॉन्च करा था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2015 के अंदर। कब लॉन्च हुई थी ये? 2015 के अंदर लॉन्च किया गया था। किसके लिए किया रहा था? जो भी जितनी भी ब्रांडेड ड्रग्स है, इम्प्लांट्स है या सर्जिकल कंज्यूमेबल है, उनको हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे लोगों तक पहुंचाने के लिए, राइट। नेक्स्ट है, फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग। साइबर पॉलिसी का फर्स्ट टाइम ये हुआ है, मीटिंग हुई है आसियान इंडिया की। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अब ये जो आसियान है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो आसियान कंट्रीज की इंडिया के साथ ये मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में इंडिया भी जो था प्रेजेंट था। तो पहली ये साइबर पॉलिसी डायलॉग हुआ है। तो कौन सी कंट्री के अंदर हुआ है? ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ पे हुआ है? सिंगापुर में। तो पहला है साइबर पॉलिसी डायलॉग, राइट। तो आसियान कंट्रीज एक बार आप देख सकते हो, ये रहा म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड इंडोनेशिया। तो टोटल कितनी कंट्रीज है मेंबर कंट्रीज? 10। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टैगलाइन फॉर खो खो वर्ल्ड कप?
खो खो वर्ल्ड कप होने जा रहा है, कब होगा? 2025 के अंदर, जनवरी फरवरी 2025 में ये खो खो वर्ल्ड कप होगा। तो कहां पे हो रहा है? इंडिया ही इसको होस्ट कर रहा है। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है द वर्ल्ड गोस खो। रिसेंटली इसकी टैगलाइन जो है वो अनवील करी गई है। टैगलाइन क्या है? द वर्ल्ड गोस खो इसकी टैगलाइन है, राइट। नेक्स्ट है स्कैम से बचो, कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट एंड विच कंपनी। तो स्कैम से बचो कैंपेन लॉन्च किया गया है। अभी आपने भी देखा ही है, बहुत सारे ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये कैंपेन है। 2 मंथ्स लॉन्ग ये कैंपेन चलेगा। कितने टाइम का है? 2 मंथ्स का ये कैंपेन है, 2 महीने तक ये चलेगा। तो इसको लॉन्च करा है, एक तरफ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और दूसरी तरफ है मेटा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेटा ने मिलकर इस कैंपेन को लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम क्या है? स्कैम से बचो कैंपेन, सो दैट कि जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उसको हम इजीली टैकल कर सके। तो उसी से रिलेटेड ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इसमें आ रही है? तो इसमें आ रही है, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड IC4। IC4 क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट। तो इसका मेन एम क्या है? टू कॉम्बैट द ग्रोइंग मीनांस ऑफ स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड्स। जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, उसको कम करना, राइट। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर कोल गैलरी वॉज इनॉग्रेटेड इन। सबसे पहली कोल गैलरी इनॉग्रेट करी गई है। कहां पे इनॉग्रेशन हुई है? तो इसकी इनॉग्रेशन हुई है दिल्ली के अंदर। कहां पे ये इनॉग्रेट करी गई है कोल गैलरी? दिल्ली में, राइट। तो दिल्ली में कहां पे? नेशनल साइंस सेंटर। दिल्ली में कहां पे है? नेशनल साइंस सेंटर, न्यू दिल्ली में इसकी इनॉग्रेशन रिसेंटली करी गई है। हमारे जो कि यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कोल एंड माइंस सतीश चंद्र दुबे। तो इन दोनों ने मिलकर ये जो पहली कोल गैलरी है इसको अनवील किया है। तो ये जो पूरा का पूरा एग्जीबिशन है इसका नाम क्या है? ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स। ब्लैक डायमंड, जो कोयला है उसको ब्लैक डायमंड बोलते हैं ना, तो उसी से है ये। इसका जो एग्जीबिशन का मेन जो है नाम दिया गया है ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ्स। तो इसमें पूरी की पूरी कोयले की जो हिस्ट्री है वो बताई जाएगी, जो लाइफ स्पैन है कि किस तरह से जो कोयला है उसकी डिस्कवरी हुई है, किस तरह से हम कोयले को एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया जाएगा, टेक्निक्स जो यूज करी जाती है कोयले को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो माइनिंग होती है मिनरल्स की, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है कर्मयोगी सप्ताह। कर्मयोगी सप्ताह लॉन्च किया गया है टू इनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ। अब ये जो कर्मयोगी सप्ताह है ये किसके लिए लॉन्च करा गया है? ये लॉन्च किया गया है सिविल सर्वेंट्स के लिए। किसके लिए है ये? सिविल सर्वेंट्स के लिए है कर्मयोगी सप्ताह, जिसको और क्या बोलते हैं? नेशनल लर्निंग वीक। ये कब से शुरू हुआ था? 19 अक्टूबर को इसकी इनॉग्रेशन करी गई थी कर्मयोगी सप्ताह की, जिसको बोलते हैं नेशनल लर्निंग वीक। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ही इसकी इनॉग्रेशन करी थी। तो कहां पे ये शुरू किया गया है? डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली के अंदर। तो मेन एम क्या है इसका? मेन एम है कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है उनमें एक इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी डेवलप करना, जो हमारे सिविल सर्वेंट्स है उनके लिए है। तो इसी के चलते हुए 23 अक्टूबर को एक वेबिनार सीरीज भी शुरू करी गई है। तो ये जो वेबिनार सीरीज है इसमें क्या होगा? इसमें डिस्कशंस करी जाएगी, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उससे रिलेटेड डिस्कशंस होएगी। सिविल सर्वेंट्स जो है ऑल ओवर द इंडिया उनको बुलाया जाएगा। तो डिस्कशन जो होएगी उसके टॉपिक्स कौन से होंगे? जैसे कि क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पे डिस्कशन होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, तो इन सब टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कशन करी जाएगी, राइट। तो कर्मयोगी सप्ताह किससे रिलेटेड है? सिविल सर्वेंट से रिलेटेड है, राइट। नेक्स्ट है समर्थ स्कीम। समर्थ स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? समर्थ स्कीम किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है टेक्सटाइल से। किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो समर्थ स्कीम है इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है आगे,
राइट। तो अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर। अब स्मार्ट स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल से रिलेटेड है। 2017 में लॉन्च करी गई थी और रिसेंटली 1 साल के लिए और इसको एक्सटेंड किया गया है, राइट। नेम द आर्टिस्ट हु वन यूके इलस्ट्रेशन अवार्ड। यूनाइटेड किंगडम्स इलस्ट्रेशन अवार्ड रिसेंटली एक आर्टिस्ट ने जीता है, इंडिया की आर्टिस्ट है वो। तो किसने जीता है? ये जीता है अदिति आनंद ने। किसने जीता है? अदिति आनंद ने। तो इनका जो आर्टिस्टिक वर्क है उसका नाम है मैरी गोल्ड। आर्टिस्टिक वर्क है जिसका नाम क्या है? मैरी गोल्ड। और इसके लिए ही इनको ये यूके इलस्ट्रेशन अवार्ड मिला है, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इमिग्रेंट्स इन विच स्टेट। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 6A है किसके साथ डील करता है? सिटीजनशिप एक्ट के साथ डील करता है। अब ये जो सेक्शन 6A है, आर्टिकल 6 की बात करें तो वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, लेकिन 6 के आगे जो पार्ट है उसका 6A डील करता है इमिग्रेंट्स से। अब ये जो इमिग्रेंट्स है इसमें ये कौन सी स्टेट के इमिग्रेंट्स की यहाँ पे बात हुई है? सेक्शन 6A के अंदर। तो यहाँ पे बात हो रही है असम के इमिग्रेंट्स की। कौन से इमिग्रेंट्स की? असम के इमिग्रेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। सेक्शन 6A के अंदर रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी से रिलेटेड एक मुद्दा आया था 6A से रिलेटेड। अब इसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि जो सेक्शन 6A है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इनवैलिड है, लेकिन अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इस पे आ चुकी है सेक्शन 6A में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का अब क्या बोलना है? सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि जो सेक्शन 6A है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है। सेक्शन 6A कॉन्स्टिट्यूशनल है और वैलिड है। और इसमें जो सेक्शन 6A है इससे रिलेटेड 5 जजेस की एक बेंच बनी थी, जिसमें हमारे CJI चंद्रचूड़ भी थे, जस्टिस कांत थे और सुंदरेश से मिश्रा जी थे और जस्टिस JB पार्टीवाला थे। तो ये 5 जजेस की ये बेंच थी, जिसमें से जो ये फैसला आया है 6A का ये 4:1 की रेशो से आया है। जो 4 जजेस है वो इसके फेवर में है, वो बोल रहे हैं कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल है 6A, इसको हटाना नहीं चाहिए। और एक जज था जो इसके अगेंस्ट था, कौन थे? JB पार्टीवाला। वो बोल रहे थे कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अदरवाइज बाकी सारे जजेस का जो भी डिसीजन था वो इसके फेवर में था। तो इसीलिए अभी कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिसेंट वर्डिक्ट आया है रिगार्डिंग द सेक्शन 6A वो क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, राइट। अब ये है क्या? सेक्शन 6A जो है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था असम अकॉर्ड का नाम देकर 1985 के अंदर। कब ऐड हुआ था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 1985 में अंडर द असम अकॉर्ड। तो यहाँ पे ट्राईपार्टाइट एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुआ था। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, यहाँ पे 3 पार्टीज थी। कौन कौन सी थी? एक तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट थी, दूसरा था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और तीसरे थे ऑल असम गण संग्राम परिषद, ऑल असम गण संग्राम परिषद। तो ये 3 पार्टीज थी जिनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसका नाम था असम अकॉर्ड 1985। और इसी असम अकॉर्ड के अंदर ही सेक्शन 6A जो है ये इंसर्ट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब इसमें बात क्या हो रही थी सेक्शन 6A में? इसमें बोला था कि जितने भी इमिग्रेंट्स हैं जो कि बांग्लादेश से आ रहे हैं, कौन से इमिग्रेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है? जो बांग्लादेश से इमिग्रेंट्स असम के अंदर आ रहे हैं। अब यहाँ पे 2 डेट्स फिक्स करी गई थी, कौन कौन सी थी? एक है 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक। 1 जनवरी 1966 से लेकर 25 मार्च 1971 तक जितने भी इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से असम के अंदर आए हैं उन सबको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो इसी को लेकर ये मुद्दा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि ये इनवैलिड है, क्योंकि अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, उस टाइम पे हमारा जो सिटीजनशिप एक्ट आया था, तो सिटीजनशिप एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि 26 जनवरी 1950 तक, हमारा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू नहीं हुआ था तो तब तक की हमने डेट दी थी कि 26 जनवरी 1950 तक जितने भी लोग इंडिया में आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो उन सबको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि ये असम से रिलेटेड एक अलग से आर्टिकल बना दिया, तो इसीलिए इसको लेकर अभी जो था वाद विवाद चल रहा था, राइट।
तो अब यहाँ पे कट ऑफ डेट कितनी थी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 26 जनवरी की, लेकिन 85 में असम अकॉर्ड के अंदर इन्होंने एक नई कट ऑफ डेट दे दी कि 1 जनवरी 1966 से 71 तक जितने भी लोग असम के अंदर आते हैं बांग्लादेश से, राइट, तो उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, एक साइड पाकिस्तान था, दूसरी साइड जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश था वो क्या था, वो था ईस्टर्न पाकिस्तान, राइट। तो 1971 की जब वॉर हुई, 71 में जब वॉर हुई तो उस टाइम पे ये बांग्लादेश बना था, तो इसीलिए इन्होंने इंडिया वालों ने ये कट ऑफ डेट्स रखी थी, राइट, 66 से 71 की। तो इन डेट्स के बीच में जो भी असम में आएंगे उनको इंडिया की सिटीजनशिप दी जाएगी। तो अब ये वाला 6A जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और वैलिड भी है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मटेरियल इज यूज्ड टू ट्रीट द ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो एक बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको बोलते हैं, सबने पढ़ा है, सबको पता है, जो कि किसको इफेक्ट करती है, हमारी लंग्स को इफेक्ट करती है। लेकिन अब एक और बीमारी है जिसका नाम है ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस। ये जो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस है ये सीधा सीधा इफेक्ट करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, राइट, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करती है, ब्रेन को इफेक्ट करती है डायरेक्टली। अब हम जो नॉर्मल मेडिसिन लेते हैं वो हमारे ब्रेन तक मेडिसिन नहीं पहुंचती, तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस को अगर ठीक करना है तो मेडिसिन ब्रेन तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी के लिए एक अब नई मेडिसिन जो है मोहाली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है वो लेकर आई है। तो ये जो मेडिसिन है इसको नाक के थ्रू जो है अंदर डाला जाएगा, जैसे नेसल स्प्रे होती है ना, नाक में हम स्प्रे करते हैं तो वो सीधा जो है हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। तो ये जो दवाई है ये नाक के थ्रू हम डालेंगे, वो सीधा हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी, राइट। तो ब्रेन ट्यूबरक्लोसिस को ये ट्रीट करने में हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें एक नेचुरल मटेरियल यूज किया गया है जिसका नाम है चिटोसन। कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, चिटोसन, तो जिसको हम नाक के थ्रू ब्रेन में डालेंगे, राइट। नेक्स्ट है सिटीजन सेंटिनल ऐप। सिटीजन सेंटिनल ऐप to keep tabs on traffic rule violation was launched by which state? Citizen Sentinel ऐप जो है ये कौन सी स्टेट में लॉन्च करी गई है, ये लॉन्च करी गई है केरला में। तो अभी इसमें है क्या, इसमें है कि केरला स्टेट के अंदर कोई आम नागरिक जा रहा है, कॉमन मैन जा रहा है, उसने देखा कि कोई दूसरा पर्सन है जो कि ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहा है, तोड़ रहा है, रेड लाइट थी, वो रेड लाइट क्रॉस करके चला गया। तो अब वो बंदा ये जो कंप्लेंट है इसको ऑनलाइन इस ऐप पे भी रजिस्टर कर सकता है, जिसके थ्रू उसका एक प्रॉपर प्रूफ देकर, अगर किसी ने रेड लाइट जंप करी है या कोई भी ट्रैफिक रूल तोड़ा है तो उससे रिलेटेड एक प्रूफ देकर इस ऐप पे वो अपलोड करेगा, जिसके चलते हुए उस पर्सन को घर पे चालान पहुंच जाएगा जो ऑनलाइन चालान आते हैं, राइट। तो उससे रिलेटेड ये ऐप है। कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी है, केरला स्टेट ने इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। Next is Sanskrit as mandatory subject was introduced by which state's madrasa board? संस्कृत को मैंडेटरी सब्जेक्ट बना दिया है, कौन सी स्टेट के मदरसा बोर्ड ने ये इंट्रोड्यूस करा है, तो इसको इंट्रोड्यूस करा गया है उत्तराखंड स्टेट के जो मदरसा बोर्ड है, तकरीबन 400 समथिंग 450 के करीब वहां पे मदरसा बोर्ड्स हैं। तो उनमें से इन्होंने उन सब में इन्होंने अब कंपलसरी कर दिया है कि जो संस्कृत है वो मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस वगैरह भी पढ़ाए जाएंगे, लेकिन संस्कृत वहां पे मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, राइट। नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट एवर रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट। रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट वाज गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अब यूजुअली जो हम किसी भी दूसरी कंट्री को लोन देते हैं या कहीं से लोन लेते हैं तो वो हम देते हैं यूएस डॉलर्स में। जो भी हम न्यूज देखते हैं तो न्यूज में यही होता है ना कि इतने यूएस डॉलर्स का हमने इस कंट्री को लोन दिया है या इतने यूएस डॉलर्स का हमने लोन लिया है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इंडिया रुपीज में लोन दे रहा है। रूपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब रुपीज में लोन दे रहा है किसी दूसरी कंट्री को। तो कौन सी कंट्री को दे रहा है? तो कंट्री का नाम है मॉरिशियस। कौन सी कंट्री को दे रहा है? मॉरिशियस को दे रहा है। तो कितने तक का लोन है? 487.60 करोड़ का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया दे रहा है मॉरिशियस को। किस काम के लिए? वहां पे जो आउटडेटेड वाटर पाइपलाइंस है, कितनी 100 किलोमीटर तक की जो आउटडेटेड वाटर पाइपलाइंस है उसको रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट जो दिया है मॉरिशियस को। कितना है? 487.60 करोड़ का। अब ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं।
हम लोन तो देते ही हैं, लेकिन यहाँ पे रुपीज में हम उनको लोन दे रहे हैं, राइट। तो कौन किसके अंडर दे रहे हैं? अंडर आइडिया स्कीम। आइडिया की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम। इंडिया की ये स्कीम है, इंडियन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट स्कीम, जिसके अंडर हम ये रुपीज डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट मॉरिशस को दे रहे हैं, राइट। तो इसमें जो बैंक कौन सी है जो फाइनेंस कर रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको फाइनेंस कर रही है एट कंसेशनल टर्म्स, राइट। नेक्स्ट है 16th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 16th एडिशन की ये ब्रिक्स समिट हुई है, जो कि कहाँ पे हुई है? कौन सी कंट्री में इस साल हुई है? इस साल हो रही है ये रशिया के अंदर हो चुकी है, रशिया कजान में हुई है, रशिया कजान के अंदर ये हो चुकी है 16th एडिशन की ब्रिक्स समिट, राइट। और इसका थीम क्या है? थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, राइट। थीम था स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स जब एग्जिस्टेंस में आई थी उस टाइम पे ये थी ब्रिक। 2006 के अंदर ये एग्जिस्टेंस में आई थी, तो उस टाइम पे 4 कंट्रीज ने मिलकर इसको बनाया था, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ने। उसके बाद 2009 में साउथ अफ्रीका जो है उसने भी ज्वाइन कर लिया और ये बन गया ब्रिक्स। अभी रिसेंटली 2024 के अंदर ही कुछ और कंट्रीज ने इसको ज्वाइन करा है। कौन कौन सी है? इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई। तो इन 5 कंट्रीज ने अभी रिसेंटली और इसको ज्वाइन कर लिया है, लेकिन अभी इसका नाम ब्रिक्स ही है, राइट। तो ब्रिक्स की मेंबर कंट्रीज अब टोटल कितनी हो चुकी है? 10। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2024 की जो हुई है वो कहाँ पे हुई है? वो ही है फिलीपाइंस मनीला के अंदर, फिलीपाइंस मनीला में ये हुई है एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो जो डिजास्टर्स हो रहे हैं तो उसको कम करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, उससे रिलेटेड ये मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, राइट। अब कब से कब तक थी ये? 14 अक्टूबर को शुरू हुई थी, 18 तक चली थी। और इसका थीम क्या था? थीम था सर्च टू 2030 इनहांसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सेलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, राइट। डिजास्टर का जो रिस्क है उसको कम करने के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में हम अपनी जो मेजर्स हैं उसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेडल्स वर वन बाय इंडिया इन ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2024। शूटिंग फेडरेशन का ये वर्ल्ड कप हुआ है शूटिंग में, तो इसमें इंडिया टोटल कितने मेडल्स लेकर आया है? तो इसमें इंडिया ने जीते हैं टोटल 4 मेडल्स। 2 सिल्वर मेडल जीते हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। 2 जीते हैं हमने सिल्वर और 2 जीते हैं ब्रॉन्ज, तो टोटल हम 4 मेडल्स लेकर आए हैं। 14 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये हुआ था, न्यू दिल्ली के अंदर ही हुआ था। तो इसमें टॉप पोजीशन पे रहा है चाइना। चाइना ने 5 गोल्ड जीते हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल इसमें जीते हैं, तो टोटल चाइना 8 मेडल्स लेकर आया है। नेक्स्ट है हु इज द विनर ऑफ WR चेस मास्टर कप। जो WR चेस मास्टर हुआ है तो चेस का, तो इसमें कौन जीता है? इसमें इंडिया के अर्जुन एरिगेसी जीते हैं। कौन जीते हैं? इंडिया के अर्जुन एरिगेसी। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है। इंपॉर्टेंट है ये अपॉइंटमेंट क्योंकि ये विमेन की है, राइट। नेशनल कमीशन फॉर विमेन की नई चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है जिनका नाम है विजया किशोर राहतकर। कौन है? विजया किशोर राहतकर। तो ये अपॉइंट करी गई है न्यू चेयरपर्सन ऑफ NCW, right? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.